वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका वेलकम द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। आज है संडे का दिन, एंटरटेनमेंट, हॉलीडे, फुल ऑफ फन का दिन। आज जो हमारे गेस्ट हैं, आज जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं हमारे शो पर, उनका नाम है मिस्टर रमेश गोयल जी। जी हाँ, आपने तो सुना ही होगा मिस्टर रमेश गोयल, जो एक टीवी और फ़िल्म के बहुत जाने-माने कलाकार हैं और उनके बारे में काफ़ी मशहूर है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं। वो हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं और जो भी कहते हैं फ्रैंकली बोल देते हैं। तो आज हमें हमारी बहुत सारी बातें उनके साथ होगी 2020 के बारे में, फ़िल्म इंडस्ट्री के जो हालात चल रहे हैं, उस बारे में। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील। तो दोस्तों तैयार हो जाइए उन्हें बुलाने के लिए। आपने तो देख लिया शो रील में कि कितने कितने जोशीले और फुल ऑफ पैशनेट इंसान है ये। चलिए बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ करते हैं इनका स्वागत, मिस्टर रमेश गोयल जी। वेलकम टू आवर शो रमेश गोयल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आपको मूवीज में देखकर हम बड़े हुए हैं तो मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इंतजार कर रही थी कि आपकी हमें अपॉइंटमेंट कब मिले और हम कर सके। जी सर मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारे शो की जो टैग लाइन है वो है स्पीक योर पैशन, मतलब हम जुनून की बातें करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से पैशन कितना मायने रखता है लाइफ में? बहुत मायने रखता है। उसी की वजह से तो मुंबई में हूँ मैं एज एन एक्टर। सही बात है सर। सर ये जर्नी कैसे शुरू हुई सर, ये जो आपकी पैशन जर्नी है एक्टिंग की, उसके बारे में आप हम आपसे हाँ, जरूर जानना चाहेंगे, किस तरह से ये शुरुआत हुई? अब जर्नी का तो मैडम ऐसा है कि मैं बड़ी छोटी जगह का रहने वाला हूँ, फतेहपुर सीकरी डिस्ट्रिक्ट आगरा में। एक जगह है फतेहपुर सीकरी, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन फेमस जगह है। तो वहां पर मैं नेतागिरी करता था, लीडर था मैं। ओके। नगर पालिका फतेहपुर सीकरी वाइस चेयरमैन भी था, कभी नगर पालिका का म्यूनिसिपल कमिश्नर में, इस तरह का वहां नेतागिरी करता था। लेकिन मुझे एक शौक था कि मैं अपने नाम से जाना जाऊं। ये ओके। मेरी टैगलाइन थी उस वक्त कि भाई मुझे कोई आदमी ये बोलता है ये फलाने खानदान का लड़का है, या इनके पिताजी ये उन लाला देवी चरण का लड़का है जो मेरे पिताजी का नाम है। तो हाँ मुझे जी। ऐसा लगता था कहीं ना कहीं मैं अभी अधूरा हूँ। लोग मुझे ये क्यों नहीं बोल रहे ये रमेश गोयल है। सही तो फिर बात है। मैंने सर्च किया अपनी नजर में, अपने अपने दिमाग में सर्च किया ओके। कि मैं अपने नाम से कैसे आगे आऊं मैं। तो फिर मैंने प्लानिंग की कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी स्ट्रगल है, मैं अभी मुंबई जाऊंगा और एक्टर बनूंगा, तब मेरा नाम हो जाएगा और मैं अपने नाम से जाना जाऊंगा। क्योंकि उससे डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा फतेहपुर सीकरी से, तो मुंबई में रहूंगा तो मुंबई का हो जाऊंगा और वहां पर भी लोग मेरे नाम से जानेंगे या शक्ल से जानेंगे एज एन एक्टर, अगर मैं एस्टेब्लिश होता हूँ तो सही बात। प्लानिंग मेरी मैडम यहाँ से स्टार्ट हुई ओके तो कि सर मैं अपने आपको नाम से जाना जाऊं या अपनी शक्ल से जाना जाऊं। लोग ये नहीं बोले ये फलाना गांव का है या ये फलाने का लड़का है, ये थोड़ा सा मुझे सूट नहीं कर रहा था। अच्छा, तो सर तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई एक्चुअल में। हाँ जी। तो सर आप जो कह रहे हो कि आपने सोचा कि आपको अपना नाम करना है, आपके नाम से लोग जाने आपको, तो आपने ये क्यों सोचा कि जी, मुझे एक्टिंग ही करनी है? बचपन में आप एक्टिंग वगैरह करते थे कुछ? क्योंकि मैं नेतागिरी करता था इसलिए वहां झूठ बोलना पड़ता था मुझे।
मुझे वो काम करने पड़ते थे जो नहीं करने चाहिए मेरे मॉडल के हिसाब से, लेकिन एक्टिंग में झूठ नहीं बोल सकता आदमी। सही बात है। ये भी मेरा विचार था कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा स्क्रीन पर जो होगा वही पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। मेरे झूठ बोलने से मैं स्टार हूं तो कोई मानेगा नहीं। जो मेरी प्रेजेंस जिस हिसाब से स्क्रीन पर होगी उस हिसाब से पब्लिक पहचानेगी मुझे, और वही हो रहा है। मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता एज एन एक्टर। जो मैं हूँ पब्लिक को मालूम मैं क्या हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सच बोलना पसंद ज्यादा करता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये एक्टिंग की लाइन चुनी कि यहाँ पर अगर मेरा नाम होगा या लोग चेहरे से भी जानेंगे, और स्क्रीन इतनी बड़ी चीज है, ये भगवान का दूसरा रूप है स्क्रीन, कि इस पर जो आदमी आता है वो थोड़ी बहुत तो पहचान बना ही लेता है। तो ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, तो मैं मुंबई चला आया 10 अक्टूबर 1973, यानी 46 इयर्स कंप्लीट हो गए एज एन एक्टर। मैंने 10 अक्टूबर 1973 को क्राउड में कैमरा फेस किया था। अच्छा। 1000 आदमियों क्राउड था, तो उसमें 26 रुपए मिलते थे उस जमाने में, एक एक दिन का पर डे जो है। तो मैं उसमें शामिल हो गया क्राउड में। और उस जमाने में हम लोगों को लोग एक्स्ट्रा बोलते थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। बाद में जाके जूनियर आर्टिस्ट बोलने लगे। लेकिन मैं जब फर्स्ट डे मैंने जो काम किया एज एन एक्टर, वो क्राउड था। क्राउड में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सप्लायर की तरह एक्स्ट्राओं को बुलाओ, फिर भाई लोग बोलने लगे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बोलने लगे। तो इस तरह से मामला बदलता गया। अभी सब लोग जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं, जो भी उस कैटेगरी में है। एक एक जूनियर आर्टिस्ट है, एक सीनियर आर्टिस्ट है, और कुछ करेक्टर आर्टिस्ट हैं, कुछ स्टार हैं, कुछ बड़े एक्टर हैं, कुछ छोटे एक्टर। इस तरह का माहौल बनता चला गया, और हम जिस कैटेगरी में हैं अभी उस हिसाब से लोग हमको याद करते हैं या बात करते हैं हमारे बारे में। रमेश गोयल तो छोटा सा एक्टर है, सीनियर एक्टर है, कहीं कहीं काम करता है, करेक्टर एक्टर है, चलो कर लेते हैं, अच्छा है अच्छा है। तो इस तरह की बातें हमारे पीछे चलती रहती, जो मैं चाहता था कि हाँ जी। मैं मुंबई जाकर कम से कम कुछ तो चर्चा का विषय बनूं। लोग मेरे नाम से नहीं जाने, मेरी शक्ल से माने जाने। शक्ल से नहीं जाने तो कुछ तो बात करें मेरे बारे में। फतेहपुर सीकरी में ऐसा नहीं था। फतेहपुर सीकरी में अरे ये तो लड़का है, उसका फलाने का लड़का है, वो गुड़ की मंडी का लड़का है, लाला देवी चरण का लड़का है, इतना ही बात होती थी बस। क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था वहां, केवल नेतागिरी करता था, जिसमें काफी झूठ बोली जाती थी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने ये लाइन इसीलिए चेंज की कि लोग मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बारे में कुछ भी बात करें, अच्छी करें बुरी करें, जैसी करें, लेकिन करें मेरे बारे में बात। वो जो हो रही है 46 साल से मैं सुन रहा हूँ अपने बारे में, कोई बुराई करता है, कोई अच्छा ही करता है, कोई भलाई करता है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा ही बोलता है, कोई झूठा भी बोलता है, कोई मक्कारी बोलता है, क्या क्या बोलता है मेरे बारे में, लेकिन बोलता है वो। ये मेरा टॉपिक था कि मेरे बारे में बोलना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। चर्चा का विषय बने रहना था आपको। एग्जैक्टली ये मेरा टॉपिक था, जो अभी तक चल रहा, आज तक चल रहा है। आज भी मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं कि रमेश गोयल कितना एक्टिव है। अभी भी ये डांस कर रहा है, वीडियो बना रहा है टिकटॉक पर, यहाँ वहाँ, और अभी भी इसके वीडियो होते हैं। अभी मैंने रील में स्टार्ट कर दिया है वीडियो बनाना, बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ मैं, अमिताभ बच्चन जी के गानों पर और तमाम गानों पर, लोगों के गानों पर। तो ये जो एक्टिविटी है मेरी इस उम्र में, इस उम्र के पड़ाव पर, ये आउट ऑफ दी वे है। ये उम्र जो है ज्यादातर एक्टरों की आईसीसी यूनिट में रहेंगे, या तो वो हॉस्पिटल में रहेंगे, या बिस्तर पड़े होंगे, या दारू पी के टाइट जो है होटलों में पड़े होंगे। बस यही है सीनियर एक्टर का काम रह जाता है बाद में। या तो बीमार हैं हॉस्पिटल में, या घर पर हैं बीमार हैं, या फिर होटलों में दारू वारू पी रहे होंगे, चेस बुक कोई गेम खेल रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे। लेकिन इन सब चीजों से मैं दूर हूं। मेरे पास जो भी टाइम बनता है, मैं 2 घंटे पैदल सुबह चलता हूँ, 2 घंटे पैदल शाम को चलता हूँ, और जो भी टाइम मिलता है उसको मैं वीडियो बनाता हूँ अपने। तो ये मेरी एक्टिविटी जो है हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। यार इतनी उम्र में और इतना 46 ईयर्स एज एन एक्टर काम करने के बाद में इस आदमी का जोश नहीं कम हुआ। तो यही मेरी कामयाबी है। आई एम 100% सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल एक्टर। नॉट क्योंकि ये कामयाबी की कोई लिमिट नहीं बांधी है किसी भी तरह से। हाँ जी। आदमी कामयाब है जो आदमी चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, खाना खा रहा है, स्वस्थ है, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मैं अपने को कामयाब मानता हूं इस मामले में। जो मैं सोच के आया था वो पूरा कर दिया ऊपर वाले ने, करता रहेगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। तो मैंने आपके वीडियोस देखे, आपकी रील्स देखे, और ये आपने सही कहा कि आप चर्चा के विषय इसलिए हो क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है आपके वीडियोस में, ऐसे जी आपकी इस एज में भी जो आपका एनर्जी लेवल है सर, वो सच्ची में सैल्यूट है उसको। तो
कि आप एकदम थैंक यू जोश, सो मच। आपके हर थैंक यू रील में मैंने देखा है एकदम जोश है। तो उसका राज क्या है मैडम। सर? जब मैं सरफरोश की शूटिंग कर रहा था फर्स्ट डे, हाँ जी। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको इस एनर्जी के बारे में। ये बातें 2000 से 1999 2000 हाँ उस समय शूटिंग चल रही थी। तो ओके। आमिर खान साहब बैठे हुए थे, बोले ये आदमी जो है सुबह से खड़ा हुआ है, ये बैठ क्यों नहीं रहा है? बोले सर ये जिद्दी आदमी है, इसने आज सोचा है कि इसको सरफरोश जैसी बड़ी फिल्म मिली है और वो आपके साथ में काम कर रहा है हवलदार इंस्पेक्टर बन के, तो वो इतना ज्यादा खुश है कि उसने प्रण किया है कि वो 12 घंटे खड़ा रहेगा। ओके। आमिर खान साहब बोले ये क्या मतलब? बोले खाना वगैरह, बोले खाना भी खड़ा होकर खाएगा, ये बैठेगा नहीं आज जो है, और शूटिंग भी खड़ा खड़ा करेगा, देखना आप। तो आमिर खान साहब बोल रही है मैं देखता हूँ ये कितना घंटे खड़े रह सकता है। तो मैडम जब 12 घंटे हो गए, उसके बाद में बैठा, मेरे साथ ही आमिर खान साहब बहुत खुश हुए, बोले यार इस तरह का जिद्दी आदमी हमने देखा नहीं। और 12 घंटे खड़े रहना सेट पर, इधर उधर घूमते रहना, लेकिन बैठा नहीं 12 घंटे। तो मुझ में वो एनर्जी सरफरोश के टाइम में भी थी और वो आज भी है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 2 घंटे भी खड़ा रखेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है खड़ा रहने की, पता ही चलेगी। अगर इंसान में भी रहेगी, ये मेरा विश्वास है, आपके लिए भी, आप लोगों के लिए भी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए। पैदल चलने से बड़ी दवाई, पैदल चलने से बड़ा डॉक्टर, पैदल चलने से बड़ी एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। वेरी ग्रेट सर। और सही कहा आपने कि आपका जो एनर्जी लेवल है, आपको सरफरोश में भी हमने देखा है। और मैं जानती हूँ आप अभी भी खड़े होके हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू स्टैंड फॉर 1 आवर। वो मतलब सच में सर यस, बहुत हैट्स ऑफ है आपके लिए कि आपका इतना एनर्जी लेवल है। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू मैडम। अच्छा अभी मैं खड़ा होकर इंटरव्यू दूंगा, फिर मुझे 2 घंटे अभी वर्सोवा बीच पर जो घूमना जाना है वो मेरा फिक्स है। ओके। जो आदमी वर्सोवा बीच का आदि हो जाएगा ना, या किसी भी बीच का पूरी मुंबई में, उससे बड़ा स्वर्ग मैडम दुनिया में कोई नहीं है। जो 2 घंटे जो मैं सांस लेता हूँ ना हवा की, पूरी दुनिया की हवा वहां आती है बीच पर। सही बात इसीलिए है। स्वस्थ रहता हूँ और मैं एनर्जेटिक रहता हूँ। इसीलिए वीडियो बनाता रहता हूँ। लोग सोचते हैं पता नहीं इस उम्र में ये आदमी वीडियो कैसे बना रहा है। मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, वो वर्सोवा बीच की हवा में एनर्जी है। सर ये जो जैसे आप जब आए थे, आपने कहा कि आप 73 में इंडस्ट्री में आए थे, बॉम्बे आए थे। तो जी उस वक्त आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? जब होता ना कि इंडस्ट्री में एंट्री करना, उस वक्त कैसा था और अभी का कैसा है माहौल? देखिए, अगर आदमी अपने मकसद में पागल है, अपने टारगेट में पागल है, पागल मीन्स कपड़े फाड़ने वाला पागल नहीं, यानी वो जोश है, वो जुनून है, तो कोई भी डिफिकल्टी उसको मालूम ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो पागल है। जब मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था तो मुझे मुझे लगता था मुझे बहुत बढ़िया जगह मिल गई है सोने की। जब मुझे हवलदार ने डंडे मार के भगाया वहां से, अंधेरी स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से 2 नंबर से, तो फिर ओके। मैं इधर उधर भटकता रहा, सोता रहा, लेकिन मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं जमीन में सो रहा हूँ। मुझे कपड़े नहीं है, पहनने को नहीं है, नहाने को नहीं मिलता है, दाढ़ी बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये सब मुझे एहसास ही नहीं हुआ पागलपन में। तो आपके दिमाग में, आपके मन में 100% पागलपन है, तो आपको कोई भी परेशानी कुछ नजर नहीं आएगी। आपको क्या? लगेगा जैसे कि मैं गेम खेल रहा हूँ लाइफ का। जितनी ज्यादा परेशानी आती है उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस आदमी का। सही बात है सर। तो मुझे कभी परेशानी महसूस ही नहीं हुई। हम्म। और मेरे साथ में सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, मेरे साथ में मेरे बच्चे साथ थे। अच्छा। हाँ, विद आई वाज स्टेइंग इन मुंबई विद 2 किड्स। ओके। कितनी बड़ी बात है, बच्चों के साथ में रह के बच्चों का अलग से टेंशन, पढ़ाई का, लिखाई का, फीस का, वाइफ का खर्चा, घर का खर्चा, झोपड़े में रहना, ये सब चीज जो है मालूम ही नहीं पड़ा मुझे ये कब क्या हो रहा है। अपने पागल में धुन में मुझे एक्टर बनना है और एक्टर बन के दिखाऊंगा मैं। ना हाँ। मुझे माँ बाप कभी, इसीलिए मैं अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सका। मुझसे एक ही गलती हुई इस स्ट्रगल में, कि मैंने अच्छा। माँ बाप की सेवा नहीं की है और उसका दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। जो आदमी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। यही स्वर्ग है, यही नरक है मैडम। मैंने बिल्कुल सेवा नहीं की माँ बाप की,
और मैंने हो सकता है माँ बाप को अच्छे तरह से बोला भी नहीं हूँ और सेवा तो की नहीं, साथ में उनको दुख भी दिया हो मैंने, ये पॉसिबल है क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा है, काफी अरसे पुरानी बात है मेरे, अभी तो माताजी पिताजी जो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इतना मुझे ध्यान है कि मैंने माँ बाप को कभी कुछ दिया नहीं सिवाय परेशानी के। बट मैं जब भी सुबह जागता हूं तो पहले माँ बाप से माफी मांगता हूं कि भैया, अच्छा। मैं अपने माँ बाप को भाभी और भैया बोलता था, भैया और भाभी, तो मैंने भैया भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जब आप जिंदा थे तो मैंने कोई सेवा नहीं की, आपको दुखी किया। तो हो सकता है कि मैं इतने सालों से माफी मांग रहा हूं तो वो माफ कर रहे हो मुझे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत काम मिल रहा है। मैं परसों भी शूटिंग कर रहा था वेब अच्छा। सीरीज की। कितनी बड़ी बात है कि लोग घर बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में और मैं शूटिंग कर रहा हूं सही अपनी बात है। शर्तों पर। हाँ जी। तो ये क्या है, ये इसीलिए है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं मैंने गलतियां की हैं, मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की है, लेकिन मैंने अपने मकसद को कभी नहीं छोड़ा, मैंने अपने बचपन को कभी नहीं छोड़ा। मैं आज भी बचपन में हूँ, बचपन जैसी बात करता हूँ और सत्य बात करता हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मुझे देख रहा है मैं क्या ये बोल रहा हूँ। अगर मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की है तो मैं कपूत हूं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कपूत हूँ, मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की है। अब जो भी मुझे दंड दें दे सकते हैं। सर तो जैसे कि सच बोलने वाले एक बात और बोलूं, जो आदमी ज्यादातर सच बोलता है बगैर मतलब के झूठ नहीं बोलता है, उस आदमी में वैसे ही एनर्जी रहती है। ही इज ऑलवेज एनर्जेटिक। हाँ जी। क्योंकि मैं झूठ बोलना ही नहीं चाहता, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं कोई एक्टर हूं, मैं तो एक आम आदमी समझता हूं। आप समझते हैं एक्टर, अच्छी बात है, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एज एन एक्टर समझ के। बाकी मैं तो अपने नजर में एक आम आदमी हूँ, वही रमेश गोयल हूँ, जो 73 10 अक्टूबर 1973 को प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, जहाँ उसल पाव खाने के पैसे नहीं थे, जब 5 रुपए का ही उसल पाव नहीं है, तो और सस्ता आता था उसल पाव, उसको भी देखता रहता था कितने तकदीर वाले हैं लोग कि ईरानी होटल में उसल पाव खा रहे हैं और मुझ पर पैसे ही नहीं है खाने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये अभी तक बुई नहीं आई कि मैं एक्टर हूं या सेलिब्रिटी हूं या कोई लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ नहीं। मैं एक साधारण आदमी हूं, लेकिन मैं अपना टारगेट जरूर अचीव करना चाहता हूं मरते दम तक। जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी टारगेट मैं कभी भूल नहीं सकता। जो आदमी कभी टारगेट नहीं भूलता है उसको टारगेट मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है मैडम। सही बात है सर। मैं मुझे मैडम मत बोलिए सर। आप मेरे से काफी सीनियर हैं और आप मतलब होता है ना कि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। आपका जो जोश है, आपका जो तो एनर्जी है। आपको आपको बिटिया बोल दूं, बिटिया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप बेटा, तो बेटा मैं बेटा ऐसा है कि ये जीवन है, अल्टीमेटली स्वास्थ्य काम आता है, हेल्थ इज वेल्थ। बड़े बड़े करोड़पति में जाता हूँ कभी समाज सेवा के लिए हॉस्पिटल में, कभी अंबानी में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि आपने जो आनंद लिया पूरी जिंदगी भर जवानी में और अब तक ले रहे थे, अब उसका भोगना भोगना पड़ रहा है आपको। आप रोइए मत, आप रोइए मत, आपको अभी और भी तो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आप संयम से रहे ही नहीं जिंदगी में। न हाँ। समय पर खाना खाया, न बच्चों को कभी सुख दिया, कमाते रहे, बस कमाते रहे। मैं करोड़पति हो गया, मेरे पास 2 गाड़ियां हो गई, 2 बंगले हो गए, तो अभी वो करते रहे। और ऐसा भी मेरा मानना है कि जो आदमी उलट फेर करता है वो जल्दी आगे बढ़ सकता है, पैसे के मामले में, कमाने के मामले में। ईमानदार आदमी कितना भी कोशिश कर ले फिर भी बढ़ने में टाइम लगता है उसको, टाइम। लेकिन सही। बढ़ता जरूर है, वो आगे तरक्की करता है, कामयाब भी होता है। सर ये जो 2020 के तो का मेरा अगर जो हम 2020 का टाइम बोले तो वो आप उस है जी, साल के क्या कहना चाहेंगे? 2020 के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? 2020 हाँ जी, जो ये कोरोना आया, सब लोग घर पे बंद हो गए, तो आप तो अपने आप को इतना मेंटेन नहीं करते हैं, नहीं, तो घर पे जो आप कह रहे हैं ना कि आप वॉक करने बाहर जाते हैं, तो 2020 में अपने आप को कैसे मेंटेन रखा सर आपने? ऐसे ही खड़ा रहा, अपने फ्लैट में ही खड़े रहता था मैं 2 घंटे तक, वही घूमते रहता, वर रूम किचन में घूमता रहता था मैं। सही। देखिए, पागलपन एक ऐसी चीज है, उसको कुछ नहीं मालूम कि वो कर क्या रहा है, उसे तो 2 घंटे
घूमना है या खड़े रहना है, लेकिन करना है वो काम, वो नियम नहीं तोड़ना है। तो वो मैं करता रहा पूरे लॉकडाउन में। और मैं हमेशा मेरे पास में 1500 1500 वीडियो हैं उसके टिकटॉक के। ओके। पूरे कोरोना में टिकटॉक ही बनाता रहा और डालता रहा, मैं लोगों को दिखाता रहा कि मैं देखो मैं अभी भी एक्टिव हूँ। क्योंकि ये मेरा मकसद है कि जो सीनियर सिटीजन है वो ये समझे कि एक आदमी सीनियर सिटीजन जब ये बना सकता है, ये इतने टिकटॉक भेज रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों बिस्तरों में पड़े हुए हैं? लॉकडाउन एक्चुअल में ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा विलन था। अभी भी थोड़ा बहुत अपनी दिखा रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा विलन था। इसमें रिश्ते नाते, भाई भतीजावाद, आप यकीन कीजिए लॉकडाउन में मुझे किसी ने फोन ही नहीं किया। अच्छा। हाँ, मतलब आदमी इतने घबरा गए, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि वो किसी को फोन ही नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे कुछ भी, हाँ बस जी। पड़े हुए हैं। और मैंने भी किसी को फोन नहीं किया, मैं भी ईगो में आ गया। जब मुझे ही कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? तो सही पूरा बात। पूरा साल मैंने 22 करीब मैं समझो कि 21 मार्च को मैंने शूटिंग की थी, और लॉकडाउन शायद 25 मार्च को लग गया था 2020 में। हाँ लग गया था जवाब। तो तब से लेके मेरे पास में शायद 20 फोन भी नहीं आए, यानी कि 12 महीने में किसी ने फोन ही नहीं किया। एक दो आदमी ऐसे ही फोन करते थे, हम लोग स्ट्रगलर टाइप जो एक्टर हैं वो करते थे, बाकी किसी आदमी ने फोन नहीं किया। अच्छा। क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं, फिल्म लाइन में सब प्रॉब्लम्स थी, पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम थी, खाने की पीने की। हमारा वॉचमैन सामान लाता था, खाना लाता था, तो खाना खा लेते थे। हम बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि सीनियर सिटीजन है, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही हाँ। साथ रहते हैं, बाकी बच्चे तो अलग अलग रहते हैं। एक लोखंड वाला रहता है, एक गोरेगांव में रहता है। तो ओके। कहने का सेंस है, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा ऐतिहासिक वॉचमैन था जो हमारे लिए सामान लाता था। और सब रिश्ते नाते, यानी हाथ मिलाना तो बहुत बड़ी बात है। लोग लोग इतने डर गए थे, खासकर मैं डर गया था कहीं फोन से बात करने से तो नहीं हो जाएगा कोरोना। इतना डर लगने लग गया था कि सही फोन बात। करने से कोरोना आ नहीं जाए कहीं। हम लोग सोसाइटी की कंपाउंड में घूमने के लिए निकलते थे, वो हवा चल रही है उसमें भी कोरोना है। हाँ इतना सर। ज्यादा अफवाह, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कोरोना में, तो पूरा एक साल ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं किया। सर देन जैसे अगर हम कहें कि जैसे कि आप कह रहे हो 2020 में तो सब लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है, सब लोग घर पे बैठे रहे। 2021 में जब आप फिर से नहीं, अभी तक सब लोगों के साथ में नहीं है ये। नहीं नहीं, एक मिनट भूल गया, मुझ जैसा डरपोक आदमी इतना परेशान था। बहुत से लोगों ने तो पूरी साल कोरोना को माना ही नहीं, और कहा ना कोरोना ये सब चाल है, ये सब जो है साजिश है, ऐसे ही बोलते रहे लोग। और वाकई ऐसे में कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने माना उनको सबको कोरोना हुआ। मुझे भी कोरोना होने के चांस थे, लेकिन बच गया मैं। बहुत जने ऐसे ही कर अभी रहे तो थे। मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है, नौ ओके। 9 मार्च को, तो अभी तो मैं सेफ हो गया हूँ। दैट्स कोरोना ग्रेट। से सब लोग नहीं डरे। अगर हाँ। सब लोग डर गए होते तो दोबारा कोरोना चालू ही नहीं होता, नहीं होता। अब तक ठीक हो गया होता। हाँ जी। सही मुझ कहा जैसे डरपोक आदमी जो डरे, वो वो परेशानी में रहे। सर इस बात पे तो डरना ही, डरपोक बने रहना ही ज्यादा अच्छा है कोरोना के मामले में। उसमें भले कोई भी कुछ भी जो कह दे। डर गया वो बच गया, क्या। जो डर गया वो बच गया। हाँ डायलॉग अब ये चेंज, जो डर गया अभी वो भी मर, है। जो नहीं डरा वो हाँ मरा। अभी भी है, अभी भी कोरोना बढ़ रहा है बम्बई में। हाँ जी। बहुत ज्यादा मुंबई है। में अभी भी कोरोना बढ़ रहा है, लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सही कहा सर आपने। मैं डेली वर्सोवा बीच जाता हूँ मैडम बिटिया, और वो केवल मुंह को ढक लेते हैं पुलिस की वजह से, बाकी नाक उनकी जो है ओपन रहती है, तो क्या फायदा? वो मास्क लगाना न लगाना बेकार है। सेम जब बात। तक मुंह और नाक दोनों बंद नहीं रहेंगे मास्क से, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। हम्म, सही बात है। बहुत कम लोग सिंसियर हैं, और ये सिंसियर नहीं है, इसकी वजह से सरकार भी परेशानी में आ रही है। दोबारा कहीं लॉकडाउन नहीं लगा दे। हाँ। तमाम जगह लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है सरकार को, मजबूरी में। सरकार को भी नुकसान होता है, पब्लिक को भी नुकसान होता है, लेकिन पब्लिक समझने को तैयार नहीं है।
कि नहीं भाई समझ। अगर मास्क लगा ले तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म, कल मैं एक किस्सा बताता हूँ। कल मैं एक हाउसिंग बोर्ड में गया था, वहां पर इतनी भीड़ थी कि मेरी दम घुटने लगी। अब बताइए वहां कोरोना क्यों नहीं फैलेगा। सही बात है। और हर जगह मशीन नहीं है जो ये टेम्परेचर देखते हैं ना मैडम, बिटिया, कोई देखता नहीं है, कहीं कुछ अरेंजमेंट ही। तो जब तक हम पब्लिक जो है साथ नहीं देगी सरकार का, तो ये कोरोना कैसे खत्म होगा। कैसे खत्म होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 2021 में भी ये पूरा क्लीन चिट मिल जाएगी कोरोना का, कोरोना खत्म हो गया। ऐसा क्लीन चिट मिलना मुश्किल नहीं लगता है मुझे 2021 में। सही बात है। और जब तक बिटिया क्लीन चिट नहीं मिलेगी, तब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री टेंशन में रहेगी, परेशानी में रहेगी, काम पूरा स्टार्ट नहीं होगा। बड़े बड़े स्टार भी आधे अधूरे मन से काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है, थिएटर नहीं खुल रहे हैं, थिएटर खुलते भी है तो कोई जाता नहीं है देखने के लिए। तो इस सब का असर हम जैसे स्ट्रगलर एक्टर पड़ता है, सही जो बात है। ना स्टार है ना कोई बड़ा एक्टर है। छोटा मोटा पर डे जो मिल जाता है उससे खर्चा चलता है, उसका काम इतना लिमिटेड हो गया है, इतना लिमिटेड हो गया है कि फिल्ममैन के पैसे से खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया है बिटिया। सही कहा सर आपने। मेन सबसे ज्यादा जब इफेक्ट हो, तक मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा हम इफेक्ट। जैसे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, हम जैसे लोग इफेक्ट हो रही है। पैसा नहीं है, इनकम है नहीं है, शूटिंग है नहीं है। कभी कभी अगर मैं 30 दिन में 4 दिन 5 दिन शूटिंग कर भी लूं, उससे क्या होता है। सही बात है। सब जगह स्टाफ कट कर दिया है, टेक्नीशियन कम हो गए हैं, और क्राउड तो है ही नहीं है। अब हाँ। हमारे क्राउड जो है, हजारों आदमी क्राउड में काम करते हैं, जो मैं पहले करता था 73 में। हाँ उनके जी। पास तो काम ही नहीं है। नहीं। ज्यादातर लोग मुंबई छोड़ के चले गए, मुंबई में है ही नहीं ज्यादातर लोग, सब चले गए यहाँ से। ट्रू सर। तो ये समस्या कोरोना की बहुत बड़ी है। 2020 भी गया और डाउटफुल है 2021 भी। अगर लोग नहीं सुधरेंगे, नई सरकार की बात को मानेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे। ट्रू मैं सर तो सर। भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, भगवान पब्लिक को सद्बुद्धि दे। ये मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, हाथों को बार बार धोए, और 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करे। लेकिन नहीं। पब्लिक मानने को तैयार ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कोरोना या कोई प्रॉब्लम है। अब क्या करें बताइए। सही बात है सर। सर ये जो आपने कहा ये बहुत ही सही है कि हमें पता भी है कि बढ़ रहा है, स्पेशली मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहा है। तो भी हम लोग को इतना होते ना नॉलेज आ नहीं रहा है, सब कुछ जानते हुए भी नहीं आ रहा है एक्चुअली में। क्योंकि डर नहीं है। डर नहीं है। जब तक डरेंगे नहीं, सावधानी कैसे रखेंगे। और इस मामले में डरना जरूरी है देखा जाए तो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर सरकार ने अगर लॉकडाउन लगा दिया या नहीं भी लगाया, कर्फ्यू लगा दिया, या ये डर ही बना रहा है कि भाई कोरोना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसको इस चक्कर में मुंबई कोई आएगा ही नहीं। सही बात है। और जब मुंबई कोई नहीं आएगा तो मुंबई के जाने वाला आदमी को कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरी जगह। बोले मुंबई से आ रहा भाई, मत आना हमारे यहाँ। मत आना। हाँ वैसे ही हाल हो जाएगा। तो ना आउटडोर शूटिंग कर सकते हैं ना इंडोर शूटिंग कर सकते हैं, दोनों जगह मारा जाएगा छोटा सा कलाकार। मैं तो कलाकारों की बात करता हूँ मैडम, मैं तो छोटा सा कलाकार हूँ। तो कलाकार जो मुझे फोन करते हैं कभी कोई, गोयल साहब यार बहुत बुरी हालत है, क्या करें, मुंबई में रह नहीं पा रहे हैं और जा रहे हैं, अभी आप बताओ शूटिंग चल रही है क्या। तमाम जगह से फोन आते हैं कभी कभी। तो मैंने, भैया शूटिंग तो चल रही है लेकिन बहुत कम चल रही है, बहुत कम काम है। और दूसरी बात और है इसमें कि पैसे नहीं है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इन सब जो पैसे देते हैं हम लोगों को, उनके पास में ऑलरेडी शॉर्ट मनी है, और बहुत मुश्किल हो गया है सबको पेमेंट करना। और आगे का फ्यूचर नहीं मालूम है, कब पिक्चर बिकेगी, कब पिक्चर चलेगी, क्या होगा, से सब प्रॉब्लम है। तो इस सब का असर हम जैसे छोटे कलाकारों पर पड़ता है। सही बात है सर। सर ये जो अभी वेब सीरीज का जमाना आ गया है, जब होता है ना कि अभी थिएटर्स में तो मूवीज नहीं लग रही है, वेब सीरीज का जी जमाना है। तो आपको, आपने कहा कि आप अभी शूटिंग कर रहे थे परसों भी, तो आपको क्या जी डिफरेंस आप बताएंगे आपके हिसाब से वेब सीरीज में काम करना और थिएटर्स में काम करने में। मैडम, वेब सीरीज मजबूरी है। अच्छा। सही बात है। यस, वेब सीरीज में काम करना हर आदमी की मजबूरी है। हर आदमी फिल्म में काम करना चाहता है, हिंदी फिल्मों में,
या लैंग्वेज फिल्मों में काम करना है। फिल्म का मजा ही अलग है, फिल्म का क्रेज ही अलग है, फिल्म का फ्यूचर ही अलग है, बड़े पर्दे की बात ही कुछ और है। बात ही कुछ और होती है। और बड़ी बड़ी सीरियल बननी थी वो भी कम हो गई हैं, उनमें भी जो है ऐसे हिदायत दी गई है भाई आप स्क्रिप्ट ऐसी रखो इसमें क्राउड की जरूरत नहीं हो, ज्यादा एक्टर नहीं चाहिए, स्टोरी को वहीं से ही घुमाते रहो। वैसे भी सही। सीरियल्स की शूटिंग बहुत कम चल रही है, हम तो पता करते रहते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ जी। कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस थे वो बंद हो गए, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स के ऑफिस थे वो बंद हो गए, नियर अबाउट थोड़े बहुत बड़े आदमी चला रहे हैं। और ऑडिशन तो बिल्कुल ही बंद हो गए, जो ऑडिशन। आमने सामने ऑडिशन देते थे कैमरा लगा के, अभी तो ऑनलाइन ऑडिशन है, भेज दिया नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं बैठे रहो घर पर। हाँ जी, सही कहा आपने सर। तो अंदर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मैडम, बिटिया जो है फिल्म लाइन में। और हम तो फिल्म लाइन से ताल्लुक है, और आउट ऑफ फिल्म लाइन में तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मैं जानता हूँ उतनी बात करूंगा। फिल्म लाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है सामने, नो डाउट, बहुत तरक्की हो रही है, बहुत नाम हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे जो सरकार है वो सब अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम जैसे कलाकारों का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ट्रू प्रॉब्लम सर। ये है, और हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमको पैसों की जरूरत ही है, और कोई कहीं से मदद नहीं है। और चूंकि हम खुददार आदमी है, किसी से मांग नहीं सकते, नहीं मांग सकते। तो ये जो समस्या है, और सरकार भी परेशान है कि भाई किस किस को मदद करे, वो किस किस को पैसा दे। एक्चुअली इकोनॉमी नहीं चल रही है, मतलब सब कुछ बंद हुआ पड़ा है जिस तरह से पैसों का लेन देन जो एक चलता रहता था, मार्केट चलता था, वो पूरी इकोनॉमी ठप हो गई है एक्चुअली में, इस वजह से। हाँ, पता उम्मीद ही कम हो गई है अभी, क्योंकि दोबारा नहीं आता, तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो गए थे, और कोरोना चला गया अभी तो अपना काम चलेगा, सब कवर कर लेंगे, पूरी साल का नुकसान कवर कर लेंगे। हाँ लेकिन जी। ये दोबारा जो मामला स्टार्ट हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि 2021 भी बेकार नहीं जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, सोचने से जो है कभी बीपी हाई होता है, कभी बीपी लो होता है, कभी और प्रॉब्लम होती है, आदमी मजबूर होता है, बोले यार ये तो दोबारा चालू हो रहा है, दोबारा दूसरी लहर आ गई है, अगर अगर इसने पकड़ ली तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच जो है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ भी सर, डेफिनेट नहीं है कब क्या हो जाए। नहीं सर, हम सब लोग मतलब यही सब हर कोई दुआ कर रहा है कि ये जो कोरोना है इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो मैं थोड़ा जो होता है ना मूड लाइट करने के लिए मैं आपको जरूर कहूंगी कि अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ डायलॉग या कुछ करके दिखाएं सर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आप कुछ देखिए आप मैडम, बोलते हैं, हम आपसे भले एक कुछ लाइनें सुन लें। देखो बिटिया ऐसा है, डायलॉग जब तक फेमस ना हो, जो कि किसी स्टार ने बोला हो किसी फिल्म में, जब उस डायलॉग को आप बोलेंगे तो पब्लिक को मजा आएगा। मैं आएगा। अपने बना के डायलॉग बोलूं, या जो जो मैं डायलॉग बोलूंगा उसको कोई महत्व नहीं, क्यों पब्लिक ने सुना ही नहीं वो डायलॉग। सही बात। पब्लिक ने अगर वो डायलॉग सुनाया और मैं उसी स्टाइल में बोलूंगा तो पब्लिक को मजा आएगा। सर जैसे जैसे लेकिन आप। जब मैंने डायलॉग बोला ही नहीं है जो है जी, सर आपके अंदाज में भी हमें मजा आएगा जरूर। जो है मान लो दुखिया एक बाप है, और बहुत ओके। दुखी है वो अपने परिवार से, अपने आप से, अपनी कामयाबी से, तो वो बहुत मायूस है, और वो अपनी बेटी से बात करता है, तो थोड़े से डायलॉग वो बता देता हूँ आपको। हाँ जी। बेटा, ये बात सही है कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, मैं मानता हूँ अपनी गलती को, लेकिन जैसे भी है, मैं खुद तो ये कोशिश कर सकता हूँ या उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बहू, परिवार के लोग, मैं इतना उम्र दराज हो गया हूँ, और मुझे सेवा का सेवा भाव तो रहता है ना, मुझे मेरी सेवा होनी चाहिए। मैंने नहीं की है, वो गलती थी मेरी, लेकिन मेरी उम्मीद तो रहती है कि मेरी सेवा नहीं हो रही है। मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ाया तुमको, बड़ा किया, तुम्हें बिजनेस में मैंने हेल्प की, फाइनेंशियली पैसा भी दिया, लेकिन बेटा तुमको इस चीज का एहसास नहीं है कि
मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, तुम मुझे फोन भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात है जब पापा ने हमारे हमारे दादा दादी को फोन नहीं किया तो हम भी नहीं करें? ऐसा नहीं है बेटा, वो जमाना और था, मैं स्ट्रगलर था, एक्टर बनने के चक्कर में माँ बाप को भूल चुका था। लेकिन आज मैं बुढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, ये आपको एहसास रहना चाहिए। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि इतना पढ़ा लिखा बेटा, इतना काबिल बेटा मुझे फोन तक नहीं करता। अरे तुम्हारी माँ तड़पती रहती है कि बेटे का फोन नहीं आया, बहू ने मुझसे बात नहीं की। मुझे मुझे दुख तो हो रहा है इस बात का कि मुझे अपने किए की सजा मिल रही है, लेकिन बेटा फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ, चलो मैं तो कपूत हूँ, मैंने नहीं की सेवा, लेकिन तुम अपनी माँ को तो फोन कर सकते। वो बार बार रोती है, मुझसे शिकायत कर दी है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ, तुमने सेवा नहीं की इसलिए हमारी भी सेवा नहीं हो रही है, हमारा बेटा हमारी बहू हमको पूछती तक नहीं है, ये तुम्हारे पापों का बदला ले रहे हैं वो लोग। बेटा ऐसा क्यों क्यों मजबूर कर रहे हो माँ बाप को सोचने के लिए? है? तुम्हारे पास पैसा है, इज्जत है, खुद अकेले तुम रहते हो विद फैमिली। अरे कभी कभी यार माँ बाप को फोन कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और हमसे कोई गलती हुई है तो माफी चाहते हैं भाई, हमको हमको अपनी गलतियों का एहसास है। तो बेटा हेमंत, तुम कोशिश तो करते हो कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, लेकिन तुम्हारे सामने भी मजबूरियां हो सकती हैं जो मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुमको कुछ बोलती हो, क्योंकि जमाना कुछ ऐसा ही है, हर आदमी अपनी अपनी सोच बेटा। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। लेकिन बेटा मैं बहुत तड़पता हूँ, तुम्हारी माँ बहुत बहुत तड़पती है कि फोन तक नहीं आता। चलो मत सेवा करो, फोन तक किया करो, तुम्हारी हम आवाज सुन लेते हो, सही हमको काफी खुशी मिलती है बेटा। आइंदा ध्यान रखना है। और तुम किसी आदमी में जा रहे हो, जाओ बेटा है, बस इतनी इच्छा है कि तुम फोन कर लिया करो, बाकी हमारा खर्चा पानी तो जैसे तैसे चल जाता है। ठीक है बेटा, प्रॉमिस करोगे फोन? और मुझे मत करना, मैं तो पापी आदमी हूँ, लेकिन अपनी माँ को जरूर करना। अच्छा अच्छा। सर, तो इस तरह का इमोशनल मामला ऐसे ही है जी। आपने मेरी आंखों में आंसू ले आए, मतलब मुझे मैं भी बहुत इमोशनल हो गई आपकी बात सुन के। हाँ नहीं, जो रियलिटी तो वही बोला मैंने, अब ये डायलॉग मैंने बना के बोल दिया है, क्या आपने कहा था इसलिए। बाकी ऐसे डायलॉग मैंने, अगर मुझे ऐसे डायलॉग कोई फिल्म, बड़ी फिल्म में मिल जाए या सीरियल मिल जाए तो मैं स्टार हो जाऊंगा। मिलते कहाँ डायलॉग, सही बात एक है लाइन सर। दो लाइन के डायलॉग मिलते हैं, पब्लिक जब तक देखती है तब तक निकल जाता है सीन। तो, तो हमारा जो माहौल है, अगर हमको लंबे लंबे सीन मिले, लंबा लंबा रोल मिले, तो हम भी एक्टर बन सकते हैं, अच्छा अच्छे लोग पहचान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको अपने पर डे का, अपनी दाल रोटी का ख्याल रहता है, जो बुलाता वहां चले जाते हैं, जैसा काम कराते हैं वो हम कराते हैं। बाकी ये जो डायलॉग मैंने बोला है, ये डायलॉग मैंने कहीं बोला नहीं है, ये मेरा डायलॉग खुद ही मैंने बना के खुद ही आपके सामने बोल दिया है, ये स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है ये। सर, एकदम दिल से निकली हुई बातें थी और मेरे को एकदम होता ना, मेरे दिल को छू गई। और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत दिल को छूने वाला ये डायलॉग, क्योंकि मैं बोलूँ आई एम इन टीयर्स। मैं खुद मैं खुद उसमें नहीं इन्वॉल्व हो गई, और वो बहुत बड़ी बिटिया, बात। बिटिया होता क्या है, आदमी खुद गलत है और दूसरे से अच्छा ही चाहता है। यानी मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो मुझे एहसास कभी कोई भूल जाता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से, अपने बेटे बहू से चाहता हूँ वो मेरी सेवा करे। हाउ इट इज पॉसिबल? टिट फॉर टैट, जो आप करेंगे वो ही आपको मिलेगा। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल मिलेंगे, वैसे ही झाड़ मिलेगा, पेड़ मिलेगा। यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो मैंने किया है यही भोगना पड़ेगा। ये मैं अगर एहसास कर लूं और उम्मीद रखना बंद कर दूं अपने बच्चों से, परिवार से, दोस्तों से, यारों से और लोगों से, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन मैं हर एक आदमी से उम्मीद तो करता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे उम्मीद की थी, मैंने कभी पूरा ही नहीं किया उस उम्मीद को। दुख का कारण ये है।
आप तो करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सेवा नहीं की, इसलिए आपकी सेवा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये सही कहा आपने सर। बोलते ना कि जैसे कर्मा होता है वो रिवॉल्व होता रहता है, कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम शुरू से सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीदें रखना नहीं छोड़ते। हाँ हाँ, तो वही दुख का कारण है। सर बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है आज हम लोग। मतलब होता है ना, किसी बड़े से, किसी सीनियर से बात करके हमें इतना कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि हम, आपने इतनी जो सिंपल सी बात है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे वाला, आपने बहुत अच्छे से सबको लेसन दिया है। एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी इनसे नहीं नहीं, बहुत। बिटिया 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 बेटी, यहाँ पर सीनियर का बात नहीं है, सीनियर एक्टर की बात नहीं है। मैं एज ए पर्सन बात कर रहा हूँ। एक्टरों में इतनी हिम्मत ही नहीं, इतनी साफ बात बोल सके। वो केवल अपनी अपनी बात करते हैं, बड़ाई करते हैं अपनी। मैं ये हूँ, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो कर दिया, और फिल्म लाइन ऐसी है वैसी है। वो सब शिकायत करेंगे या अपनी तारीफ करेंगे? ना मेरे दिमाग में कोई शिकायत है, ना अपनी तारीफ है। जो रियलिटी है मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी बोलने का मौका मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ ना कि आपने मुझे टीवी पर आने का मौका। ये टीवी है मेरे लिए, ये स्क्रीन है। ये ये वो स्क्रीन है जिसके लिए मैं फतेहपुर सीकरी में तरसता था, कभी मेरा भी चेहरा आएगा। और मैं कम से कम आधा पौने घंटे, एक घंटे रहूंगा आपके स्क्रीन पर। तो ये मेरे लिए कम बात नहीं है, बहुत बड़े सौभाग्य होने की बात है। सौभाग्यशाली हूं मैं। मुझे लाखों लोग देखेंगे आगे चल के, अभी भी देख रहे होंगे, बहुत से लोग देखते रहेंगे। और ये रिकॉर्ड रहेगा। ये कोई एक दो महीने का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो रिकॉर्ड रहेगा। तो मुझे, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं स्क्रीन पर, मैं इसको मोबाइल मानता ही नहीं हूं, ये स्क्रीन है आज की तारीख का। जी। जो आदमी मोबाइल पर है वो स्क्रीन पर है। ना स्क्रीन चल रहा है, ना स्क्रीन पर जाने का टाइम है, ना स्क्रीन के लिए कोई बात बन रही है। ये जितनी भी चीज है सब मोबाइल पर है। अगर किसी पर 1000 रुपए का मोबाइल है, उसमें भी ये चीज आ रही है। सही कहा सर आपने। तो ये बहुत ही विकास का समय है। विकसित दुनिया है हमारी, विकसित हिंदुस्तान है। इसमें हमको कहीं जाना नहीं है। भजन, गीता का पाठ, आरती, बाबा रामदेव, व्यायामशाला, व्यायाम, कसरत, पूरे ज्ञान, बड़े बड़े पंडित, विद्वान, ज्योतिषी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री, बड़े बड़े लीडरों की हिस्ट्री, हमारी फिल्म लाइन के हीरोइंस की, हीरो की हिस्ट्री, हर चीज इस छोटे से मोबाइल में है। गंदी सही। से गंदी बातें देख सकते हैं मोबाइल में, और दुनिया के खूबसूरत सीन, खूबसूरत बातें, सब चीज देख सकते हैं। कौन सी कंट्री कैसी है। यानी जो जिस आदमी ने ये मोबाइल बनाया है, मैं तो तलाश में रहता हूँ उसके पैर पकड़ लूं मैं। उसने बनाया कैसे दिया ये? जापान कैसा लगता है, अमेरिका कैसे लगता है, हर चीज दिखाई दे रही है। सही तो बात है। जिसने इस मोबाइल की वैल्यू समझ ली, जिसने इस मोबाइल की वैल्यू समझ ली, वो अपने आप में स्टार है। मैं तो स्टार हूं। मैं समझता हूँ कि मेरी, मुझको आज हजारों आदमी देखेंगे भी। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। क्या मुझे अंजलि अरोड़ा बिटिया मेरी जो है मुझसे इंटरव्यू ले रही है। आप ये सोच रहे हैं कि सीनियर एक्टर है, मैं समझ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं तो कुछ हुई नहीं, और मुझे दुनिया देख रही है। तो मेरी खुशी ये है। और आदमी का यही लड़कपन है, यही बचपना है, और यही उसका जोश है, यही उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो हर क्षण को जीना चाहता है, हर क्षण में खुश रहना चाहता है। देखिए मेरे चेहरे पर कितनी रौनक है। मैं लाइन पर गया हूँ आपसे बात करते करते। सर आप एकदम, आपका जो पैशन है, आपकी जो एनर्जी आपके फेस पे एकदम साफ साफ झलक रही है। यही तो लाइफ है। मुझे आधा घंटे बाद का नहीं मालूम क्या होने वाला है, दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। सही बात है सर। लेकिन आदमी सालों का इंतजाम करता है और सब यहीं छोड़ जाता है। यही छोड़ जाता है। सर आपने तो कहते ना। इसलिए मैं तो खुश इस बात में हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। जी सर। मैं जिंदा हूँ। भगवान ने मुझे इस उम्र में भी खाना पीने का इंतजाम कर रखा है। बच्चे मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब मुझे कोऑपरेट करने को तैयार है, सब मुझे काम देते हैं।
कास्टिंग डायरेक्टर्स, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स, सब लोग रमेश गोयल को बुला लो यार, जो चाहेंगे दे देंगे उसको, अच्छा आदमी है, बुला लो उसको, थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, कर ले, बुला लो उसको। तो ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हर आदमी मुझे चाहता है और काम देता है। नहीं, आज की तारीख में कई सीनियर एक्टर हैं मैडम, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने 10-10 साल से कैमरा फेस नहीं किया। आप यकीन करेंगे? ऐसे ऐसे सीनियर एक्टर हैं जिनके पीछे पब्लिक भागती थी, केवल दर्शन करने के लिए उन एक्टरों को 5 साल से कैमरा फेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर मौका मिलता है तो उनके हिसाब से रोल नहीं होता है, और जो रोल होता है वो करना नहीं चाहते। जो उनकी वैल्यू रही है जवानी में, स्टारडम में, वो रोल उनको मिल नहीं सकता क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। अब देखो पेच देखिए आप, भगवान की माया देखिए कि वो आदमी पहले हीरो था, अभी छोटे रोल करना नहीं चाहता, नहीं चाहते। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने जब वो हीरो नहीं है तो वो छोटे रोल ही देगा उसको, उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, और वो करना नहीं चाहता। वो करना चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहता। अच्छा, दूसरी बात, उनका बजट लाखों करोड़ों में होता था पहले, अभी बजट जो हजारों में आ गया है, तो वो नहीं कर सकते मेंटली, तो इसलिए घर बैठे हुए हैं वो। लेकिन मुझे तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, सही, मुझे तो कैमरा चाहिए। आई लव कैमरा, कैमरा इज द गॉड। अगर मेरे सामने कैमरा है तो कुछ मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, मेरे लिए ऐसा सोचता हूँ बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। मैं पब्लिक में तो हूँ, बहुत से लोगों को तो बिटिया ऐसा लगता है कि रमेश गोयल यार कहीं मर तो नहीं गया। बहुत से सीनियर एक्टर के बारे में मालूम ही नहीं है कि मर गया है जिंदा है, ऐसी बुरी हालत है। क्योंकि जो एक्टर पर्दे पर है वही जिंदा है, जो पर्दे पर नहीं है पब्लिक भूल जाती है उसको। हाँ, वो एक्टर समझ रहा है कि मुझे दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है। पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, अगर आप आते रहे तो ध्यान रहता है, बाकी फिर वो भूल जाते हैं। मैं आपको नाम नहीं गिनूंगा, ऐसे कई एक्टर हैं वो ये बोलते हैं गोयल तुमने कभी बड़े रोल नहीं किए लाइफ में, तुम्हें पब्लिक जो है याद रखती है यार, और हमने इतने बड़े बड़े रोल किए हमको भूल गए, हमारी शक्ल चेंज हो गई, झुर्रियां पड़ गई हमारे चेहरे पर। मेरा चेहरा 46 साल पहले जैसा चेहरा था उसमें बहुत कम फर्क आया है, जी। क्योंकि मैं एनर्जेटिक रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा, तो लोग मुझे पहचान लेते हैं। अभी मामा मारिच का रोल किया, आप बिटिया यकीन रखना, अभी जो रामायण आई थी कोरोना टाइम में, वो हाँ जी। 33 साल के बाद आई थी। ओके। पब्लिक ने मुझे पहचाना नहीं, तो वही एक्टर है यार, इसने इतना अच्छा रोल किया मामा मारिच का। अगर मैं बुढ़ा झुर्रियां पड़ जाती तो पब्लिक पहचानती नहीं। ऐसे कई एक्टर थे रामायण में जिनको पब्लिक पहचान ही नहीं पाई। पहचान पाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पर्दे पर नहीं आएंगे, लोगों के सामने नहीं रहेंगे, दुआ सलाम नहीं करेंगे, लोगों के विचारों को खुद नहीं जानेंगे, अपने विचारों को खुद लोगों को जनवाएंगे नहीं, तो पब्लिक तो भूल जाती है, वेरी शॉर्ट मेमोरी। तो इसलिए सीनियर एक्टर परेशान है कि हम जो करना चाहते हैं मिल नहीं रहा है, और देना चाहते हैं हम नहीं करना चाहते, इसलिए वो बिस्तर पड़े हुए हैं, आईसीयू पड़े हुए हैं, दारू पी के टाइट हैं, घर वालों को परेशान कर रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, और कुछ होश ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। तो बहुत दुखी लोग हैं कि हम लोग बात करते रहते हैं, मैं समझाता रहता भी हूँ कि भाई ऐसा करो, बाहर निकलो, नहीं निकलते। हम्म, सही कहा सर आपने, ऐसा बहुत फर्क हो गया है। अरे जब पैसा ही नहीं है तो बजट कम करो ना भाई। आप जो पर डे लेते थे, या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था या एग्रीमेंट होता था, उसका 50% कर दो, काम ही काम है फिर। सही आप बात है। पर डे पेमेंट वही चाहते हैं, और आप इस सेकंड में 12 बजे हुए हैं, प्रोड्यूसर क्यों लेगा आपको? उसको जब आधे पैसों में दूसरा एक्टर मिल रहा है और आपसे बढ़िया परफॉर्म करेगा, ना उसे मेकअप प्रूफ देना है, ना वैनिटी बैन देनी है, ना उससे ज्यादा कुछ, ना उसकी कोई नक्शेबाजी है, ना कोई टेंट्रम है उसके पास में, तो उसे लेगा या उस आदमी को लेगा जो कि किसी काम का नहीं है, फिर भी टेंट्रम दिखा रहा है कि आई वाज ए स्टार, अभी भी मैं स्टार हूँ, कल मैं स्टार था, आज भी स्टार हूँ मैं, मेरी इज्जत करो, मुझे वैनिटी बैन चाहिए, मेरे रूम में कोई नहीं होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे प्रोड्यूसर बोलता भाई साहब वो समय निकल चुका है, अभी आप इस एक्टर के बराबर भी नहीं है जो नया एक्टर आया हुआ है, उसमें फ्रेशनेस है चेहरे पर। आप दारू पी पी के आपका चेहरा काला पड़ गया है, किस बात का पर डे मांग रहे हैं? वो बोलता नहीं है लेकिन उसका इंप्रेशन यही रहता है, बात कर रहे हैं, बोलो किस बात का पर डे, किस बात के पैसे? आप, हम आपको बुला के काम दे रहे हैं, इसका जो है हमको धन्यवाद दो, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करोगे, आपको याद कर लिया, पब्लिक भूल चुकी है आपको।
आप रहे होंगे कभी, आज क्या है वो सोचिए। जो आज है, जो आज में जिंदा रहता है, जो आज में जीवन व्यतीत करता है, जो आज को फॉलो करता है, मैं आज क्या हूँ और आज के हिसाब से मेरा ये होना चाहिए, वो आदमी काम कर रहा है। क्योंकि हमारी फिल्म में कभी नाइंसाफी होती ही नहीं है। मैं पहले 26 रुपए डिजर्व करता था जब क्राउड में था, अभी मुझे ज्यादा मिलता है कि मैं लगा रहता हूँ, थोड़ा फेस वैल्यू बन गई है, थोड़े लोग जान रहे हैं तो ज्यादा पैसे देते हैं। और कल मैं काम करना बंद कर दूंगा, फिर मुझे वही 26 रुपए मिलेंगे क्राउड में। सही बात। तो ये तो दुनिया है, आपको दुनिया को समझना पड़ेगा। हाँ आपके जी। टेंट्रम से, आपके घमंड से, आपके ईगो से ये दुनिया चलने वाली नहीं है। सर ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हमें वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए और जैसी सिचुएशन है बस वैसा। देखिए मैडम, अभी क्या हो रहा है, एक छोटी सी बात है, कोई भी आदमी अपनी प्राइस को कम नहीं करना चाहता, चाहे वो थिएटर वाला है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे डायरेक्टर है, हर आदमी उसी पोजीशन में चाहता है। लेकिन ये कोरोना में आदमी बदल काफी डाउन जा चुका है, तो आपको अपनी परसेंट, अपनी जो मार्जिन है वो कम कर देना चाहिए प्रॉफिट में भी। जैसे दुकानदार है उसको मार्जिन कम रखना चाहिए, सही तो बात। उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। ऐसे हमारे साथ में हमारी दुकान भी चलेगी अगर हम अपना पर डे कम कर देंगे तो। हाँ हमने जी। कर दिया है, जो देते हैं प्रोड्यूसर हम ले लेते हैं, बोले गोयल साहब इतना मिलेगा, मैं चलेगा सर, इतना दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ट्रू। जब तक अपने आप को आप नहीं सुधारेंगे कुछ होना नहीं है। सही सही कोरोना का बात। ये फायदा है, कोरोना का यही यही नुकसान है। और कोरोना ने ये बता दिया कि कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई भैया नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, कोई कोई रिश्ता, कोई दोस्ती कुछ नहीं। ना आप हाथ मिला सकते थे, ना आप उनके घर जा सकते थे, ना उनको बुला सकते थे। तो क्या रहा प्यार वो? क्योंकि कोरोना एक ऐसा विलन है कि उससे बड़े बड़े हीरो हार जाते हैं और हार गए हैं। हार गए। उसके फिल्म में हीरो जीतता है हमेशा, लेकिन कोरोना में कोरोना जीतेगा। अगर उसकी परवाह नहीं की तो कोरोना जीतेगा और पब्लिक हारेगी। सही कहा सर आपने। सर बहुत हाँ, अच्छी अच्छी बातें हमारे आपसे सीखने मिली है एक्चुअली में। और बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि ना आप जो कह रहे हो कि आप सच कहते हो, बहुत प्रैक्टिकल बातें की है और ये सच में है कि इसी तरह से चल रहा है लाइफ, ऐसी ही हो गई है सबकी। मतलब हम झूठे दिखावे में हाँ, वगैरह रह रहे थे, वो सब अभी असलियत सामने आ गई है। मेरा बेटा और मेरी बहू यानी बेटे की वाइफ दोनों जो है मेरे दरवाजे के सामने पूरे साल खड़े रहे, अंदर नहीं आने दिया मैंने। कहीं का मैं बाप हूँ? मैं सवाल कर रहा हूँ रमेश गोयल से कि रमेश गोयल, जब तुम अपने बेटे बहू को इतना प्यार करते हो, उससे उम्मीद रखते हो कि मेरा बेटा है, तो उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? कोरोना इतना ताकतवर था क्या? इतने डर गए थे कोरोना से? लेकिन सब कोई बेटा, मतलब बेटा बाहर अंदर ही है, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन, 6 फीट डिस्टेंस, वो दरवाजे की 6 फुट दूरी पर खड़ा करता था मैं। जो मेरी सब जान है, जिंदगी है, मेरी प्रॉपर्टी का मालिक है, उस आदमी को मैं मिलना, हाथ मिलाना, आज वो पैर छूना चाहता था मेरे, मैं नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं, 6 फुट दूर, उसको 1 साल तक पैर नहीं छूने दिए। तो क्या अरे रिश्ता रहा फिर? सही। ना पैर छूने दे रहे हैं, ना घर में बुला रहे हैं, ना चाय पिला रहे हैं कि चाय पियोगे तो बर्तन हमको कप प्लेट साफ करना पड़ेगा, भाई आना बंद है, भाई अलाउड नहीं है सोसाइटी में, तो हमको कोरोना हो जाएगा। यानी कि बेटे को चाय पिलाने में तकलीफ थी मुझे। जिस बेटे के लिए मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा, उस बेटे को मैं कोरोना में चाय नहीं पिला सका। कितनी बड़ी मजबूरी थी मेरे सामने, मेरे डर की वजह से। तो सही बात। कोरोना बहुत बड़ा विलन है। इसको मारना है तो पूरी पब्लिक को एक साथ सरकार की बातों को मानना पड़ेगा। अगर जी। सरकार की बातों को पब्लिक नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से ये 2021 नहीं, 2022 भी जाएगा, 23 भी जाएगा, ये बंद होने वाला नहीं है। सही। यू हैव टू फॉलो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के कायदे हैं, कानून है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के सब पूरी पब्लिक को कि प्लीज आप समझिए, सरकार को फॉलो कीजिए, उनके नियमों का फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अदरवाइज अगर दोबारा स्थिति पैदा ऐसी हो गई लॉकडाउन की, तो
बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के इस माध्यम से, बिटिया के माध्यम से मुझे मौका दिया है इन्होंने बोलने का, मैं आपसे सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, मानिए कोरोना है, बीमारी है, चलो किसी रूप में मान लो, कोरोना में मान लो, किसी और रूप में मान लो ना, लेकिन कोई न ऐसी बीमारी जरूर है जिसकी वजह से कि सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति मत लाइए प्लीज। ऑडियंस बहुत ही पॉजिटिव वे में सर कह रहे हैं, और ये सही है कि कोरोना को हम सीरियसली कहीं ना कहीं नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से सब नहीं लोग नहीं, भुगत रहे हैं, फिर भी हम सीरियस नहीं हो रहे हैं। मैं, मैं तो डेली बेटा 2 घंटे वर्षों बीच पे रहता हूँ, गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, बैठे हैं हंसी मजाक दारू पी रहे हैं बैठ के वहां पर, मतलब उनको डर ही नहीं है कोरोना है और किसी पर मास्क नहीं है। बिना मास्क के? अच्छा। सर आज सरकार कब तक देखेगी? बीएमसी के आदमी कब तक चेक करेंगे? रात को 11-12 बजे तक भीड़ रहती है। सरकार का साथ जब तक जनता साथ नहीं करेगी सरकार का, सरकार क्या करेगी अकेला? हमको सोचना पड़ेगा कि भाई हमको जो भी नियम है पालन करने हैं, संयम से रहना है, तो सरकार हमारी मदद कर सकती है। हर बात सरकार पर डाल दोगे तो कैसे चलेगा? ट्रू सर। सर आई एम श्योर जो भी हमारा एनीवे, ये मैं तो बोलते ही चला जाऊंगा। मैडम देखो, हेलो, अभी मुझे कितने मिनट हो गए बेटा? सर कुछ ऐसी बात नहीं है सर, जरूर, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से आपने हमें ये जिस तरह से आपने ये अवेयरनेस होता है ना, ये हम जानते हैं फिर भी कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं। तो जिस तरह से आपने ये अवेयरनेस वाली बात फिर से आज एपिसोड में बोली है, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस फिर से याद रखेगी कि हाँ, हमें कोरोना से बच के रहना है और सीखते रहना है। मतलब कहते हैं ना, सेफ रहेंगे तो हम अपनों के लिए रहेंगे। हाँ, सर मैं आपसे और अगर बेटा ये जी अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो 2021 तो जाएगी जाएगी बेकार, क्योंकि ट्रू जब सर। तक सरकार की क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक कोरोना रहेगा, तो तब तक राइट। मार्केट डाउन रहेगा हर हर डिपार्टमेंट में, और जब मार्केट डाउन रहेगा तो आर्थिक स्थिति सबकी खराब रहेगी। तो जब आर्थिक स्थिति खराब है तो आदमी सुखी कैसे हो सकता है? खुशी कहां से आएगी उसके पास? सही बात है सर। सीधी सीधी सच्ची बात है। सब लोग इससे कनेक्टेड है, इस बात से देखा जाए तो, कि हर एक पर इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा तो सब पे प्रभाव पड़ेगा और सबको असर होगा इस चीज का। पूरा मैडम एंजॉयमेंट खत्म कर दिया कोरोना ने। हम हाँ हम सेलिब्रिटी बन के जो है प्रोग्राम में जाते थे, वहां पर फोटो खींचते थे, ऑटोग्राफ लोग लेते थे, वो बंद हो गया। जी। बड़ी बड़ी शादी में ब्याह में जाते थे, वहां पैसे मिलते थे, वो बंद हो गया। फंक्शंस बंद हो गए, सेलिब्रेशन बंद हो गए, हर चीज बंद है। और भी फिर शुरू हो जाएगा कि भाई घर में रहिए, तो बताइए क्या हालत होगी? पब्लिक समझ ही नहीं रही इस बात। हाँ सर जरूर। कोई भी सुख नहीं, कोई भी सुख नहीं है लाइफ में सिवाय दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ। हाँ जी सर, जरूर। आई एम श्योर कि ये जो एटलीस्ट जो हमारी ऑडियंस है, जो जो आप लोगों को आपको सुन रहा है, वो हमें जरूर इस बात पे और गौर फरमाएगा और जरूर उसको बोलते हैं ना कि मानने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हो मास्क, सैनिटाइजर, मैं भी अपने हर शो में एंडिंग में ये बोलते हुए जाती हूँ कि प्लीज मास्क और सैनिटाइजर यूज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। बट जहां तक लोग जो होता है, सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, सर मैं अच्छा, आप पुलिस वाले जी देखे या बीएमसी वाले स्वयं निकाल के जेब में से लगा देते हैं मास्क। ये सब इससे क्या फायदा है? इससे फिर निकाल लेते हैं, वो चले जाते, फिर बंद जेब में रख लेते हैं। सही तो कहा अपने सर। आप को धोखा दे रहे हैं आप, सरकार को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम्म, जनता सर जय जनार्दन को धोखा दे रहे हैं आप। जी सर, सही।
सर मैं वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन जिस तरह से समय की पाबंदी है, मैं आपसे जरूर अपने शो का जो आखिरी सवाल है, जिससे मुझे मतलब होता है ना कि मुझे अच्छा लगेगा, हमें पता चले कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा सर। ये आप सवाल पूछ रही हैं? जी सर। कि आपको अरे आप और बिटिया, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो। जी सर। ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे सुखी प्राणी हूं आज आपके सामने बात करते करते। यही तो सुखी, इसीलिए तो एक्टर बनने आया था मैं यहाँ मुंबई 46 साल पहले, 46 ईयर्स, बिफोर 46 ईयर्स, कि लोग मुझे थोड़ी इज्जत दें, प्यार दें, जिसकी वजह से मैं लोगों के बीच में चर्चित रहूं, लोग मुझे पहचानने की कोशिश करें। वही तो आप कर रही है मेरे लिए। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर रही है कि मेरे चेहरे को आप जो नोन बनाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज मेरे लिए। ये 7 मार्च 2021 का दिन मेमोरेबल दिन है मेरे लिए, ओ सर। हमेशा याद रखा जाएगा। और बिटिया अंजलि अरोड़ा को भी ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे काम मिले ना मिले, कम से कम इतना प्यार तो मिलता ही रहना चाहिए जब तक मैं जिंदा रहूं। सर हम बाकी मैं सब आखिरी सांस तक जो है, आखिरी सांस तक मैं पर्दे पर रहना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा है। मैं रिटायर नहीं होना चाहता लाइफ में कभी भी। सर यही यही तो पैशन और जुनून है जो आपके, आप जिस लिए जाने जाते हैं। हाँ। और मैंने ये भी डिसाइड कर रखा है, अगर मेरे पैर वगैरह खराब हो गए, नहीं चल पाऊंगा, तो ऑटो रिक्शे वाले से बोलूंगा, भैया मुझे तुम जो है ऑटो में बिठा के ले चलो। प्रोड्यूसर से बोलूंगा, मुझे बैठे बैठे ही काम करा लो, लेकिन काम करा लो, पैसे मत देना। क्योंकि मरते दम तक मैं काम करना चाहता हूँ, रिटायर नहीं होना चाहता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि हर सीनियर सिटीजन ये सोचे कि रिटायरमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द लाइफ। रिटायरमेंट आदमी की मजबूरी नहीं है। आदमी किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकता है। ऐसे भी रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में कि लोगों ने 70 साल में भी शादी की है, 80 साल में भी शादी की है, बच्चे हुए हैं, परिवार हुआ है, और वो आदमी 100 साल तक जिंदा रहा है। ये सभी रिकॉर्ड है। जी हाँ। तो फिर डरना किस बात का? हम भी जो है कोशिश में लगे हुए हैं, कभी न कभी तो एक्टर बनाएंगे। उम्मीद नहीं छोड़ी है, जोश ठंडा नहीं किया है, बचपना नहीं छोड़ा है। क्योंकि मेरा एक बात बोलना और भूल गया पब्लिक के लिए कि जो आदमी बुढ़ापे में बचपने को खत्म कर देता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, दुनिया के बारे में, वो बहुत जल्दी बूढ़ा होता है। सही कहा सर आपने। गंभीर था, गंभीर होना ये बुढ़ापे को और जल्दी बुढ़ापे में लाता है। बचपना बरकरार रहना चाहिए, हम बच्चे हैं ऐसा फील करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें की है और हमें बहुत कुछ सिखाया है। और ये दिन मैं भी कभी नहीं भूलूंगी, जैसे कि आप कह रहे हो कि आप अंजलि अरोड़ा को नहीं भूलोगे, तो हम रमेश गोयल जी को कभी भूले ही नहीं थे और ना कभी भूलेंगे। और चलते चलते बिटिया, गूगल पर मेरी 75 हिंदी फीचर फिल्म्स हैं। हाँ जी। अगर कोई भी आदमी मुझे बाद में भी देखना चाहता है तो गूगल पर एक्टर रमेश गोयल अगर वो टाइप करेगा तो मेरी सब फिल्में आ जाएंगी। यूट्यूब पर मेरे तमाम अच्छे अच्छे वीडियो हैं, और तमाम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तमाम वीडियो, तमाम डांस, ये वो एक्टिंग, सब कुछ मेरा है। तो मुझे आप बाद में याद रखना चाहते हैं इस इंटरव्यू के बाद में, तो केवल एक्टर रमेश गोयल मेरी आईडी है। जहां भी टाइप करेंगे मेरा सब कुछ आ जाएगा। तो मैं आपको टिकटॉक पे भी फॉलो करती थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो सर, ये हमारा सौभाग्य है आप हमारे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। के बारे में मैंने जैसा सुना था और आपको वैसा ही पाया। जी हाँ, आपका जुनून, आपका पैशन, आपकी एनर्जी, सच में हैट्स ऑफ टू यू। तो दर्शकों,
लेना चाहूंगी मैं आपसे विदा, और आप चलिए जाती हूँ मैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अपने स्पेशल एपिसोड में स्पेशल गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। बाय बाय।